हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल द क्रिएटर्स पे। और थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग क्लास 12 के विद्यार्थियों के लिए 11वां लेसन पढ़ेंगे लोग, और यह इतिहास का काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कृपया इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखें और इसे पढ़कर काफ़ी मज़ा भी आपको आने वाला है। इस चैप्टर में हम लोग विद्रोही और राज्य जो पढ़ेंगे लोग, वो मुख्य रूप से 1857 के क्रांति पर निर्भर यह चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं लोग। इससे पहले यदि आपने हमारे वीडियो को नहीं देखा हो, इससे पहले वाले वीडियो को, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर विद्रोही और राज्य। देखिए, लिखा हुआ है कि अंग्रेज़ों ने 1857 के पलासी की लड़ाई और 1764 के बक्सर की लड़ाई को जीतकर बंगाल पर अधिकार कर लिया था। इससे पहले वाले चैप्टर में आपने पढ़ा था कि 23 जून 1757 को पलासी की लड़ाई हुई थी और 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई हुई थी। यह दोनों लड़ाइयाँ भारत में महत्वपूर्ण साबित होती है और दोनों में अंग्रेज विजयी रहते हैं। और तब यह मान लिया जाता है कि लगभग 50% भारत पर इंग्लैंड का अधिकार हो चुका था इस दोनों युद्ध को जीतकर। इसके बाद की कहानी क्या है? इसके बाद लिखा है कि अंग्रेजों के कई दोषपूर्ण नीति के कारण 1857 तक अंग्रेजों के खिलाफ छोटे मोटे विद्रोह होते रहे। 1757 की लड़ाई होती है, 1764 की लड़ाई होती है। इसके बाद भी कई अंग्रेज कैसे ऐसे नीति लगाते हैं जिससे भारत के लोग हमेशा खफा रहते हैं और कई छोटे मोटे विद्रोह होते रहते हैं। जैसे बंगाल में सन्यासी विद्रोह हुआ था 1760 से 1800 के बीच में। बिहार में कोल विद्रोह कोयला वाले क्षेत्र में हुआ था। इसके अतिरिक्त 1855-56 में संथाल विद्रोह हुआ था। ये छोटे मोटे विद्रोह थे जो अंग्रेजों के खिलाफ हुए थे, जिसे अंग्रेजों ने आसानी से दबा दिया था। लेकिन इनमें सबसे प्रमुख विद्रोह माना जाता है सिपाहियों का सैनिक विद्रोह। यह 1857 का विद्रोह 10 मई 1857 को शुरू हुआ था। हालांकि इसे शुरू करने की तिथि 31 मई 1857 निर्धारित की गई थी, परंतु जब भी हमसे पूछा जाए कि 1857 की क्रांति किस तिथि को शुरू हुई थी, तो आप कहेंगे 10 मई 1857 को। इसे सिपाही विद्रोह या सैनिक विद्रोह भी माना जाता है। देखिए, आपको याद होगा 1556 में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। फिर आप चले आइए 1665 के बाद पंजाबियों सिखों और अंग्रेज के बीच में संधि हुई थी। 1757 में आप चले आएँ तो यहाँ पलासी की लड़ाई हो रही है। तो कई बार लोगों के दिमाग में यह बैठ चुका था बात कि भारत में हर 100 साल पर कुछ न कुछ बड़ा होता है, और शायद इस साल जो बड़ा होगा, यानी 1757 के बाद जो 100 साल आने वाला है, उस साल में जो बड़ा होगा वो यह होगा कि इंग्लैंड भारत से पलायन कर जाएगा और भारत के लोग उसे मार कर भगा देंगे। कई बार भारतीयों के मन में यह बात पहले से निर्धारित हो चुकी थी। इसकी भविष्यवाणी भी की गई थी कि 31 मई 1857 को इंग्लैंड भारत से चला जाएगा, इंग्लैंड के लोग भारत से बेदखल हो जाएंगे। इसलिए 1857 की क्रांति की शुरुआत की तिथि 31 मई 1857 रखी भी गई थी। इस क्रांति के कारण क्या थे, चाहे क्रांति हुआ क्यों? देखिए, शुरू करने से पहले 2-3 चीज़ें आप याद कर लेंगे। इस विद्रोह के समय यानी 1857 के क्रांति के समय भारत का जो समय गवर्नर था वो लॉर्ड कैनिंग थे। याद रखिएगा, हमेशा पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग थे। और उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे या पार्मस्टन थे। तो 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर लॉर्ड कैनिंग थे, जबकि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री पामस्टन थे। भारत में जो 1857 की क्रांति शुरू होती है या जो सिपाही विद्रोह होता है, इसके एक नहीं अनेकों कारण थे। वैसे तो इससे पहले भी बहुत सारे विद्रोह हुए थे, लेकिन यही विद्रोह क्यों भारत स्तर पर हुआ और क्यों अचानक हुआ वो तो आपको बता ही रहे हैं, क्योंकि लोगों के मन में यह सेट हो चुका था कि 1857 का समय में कुछ न कुछ बड़ा होगा। देखिए, 1857 के क्रांति के कई कारण थे। 4 पहले इम्पोर्टेंट कारण पढ़ेंगे और फिर हम लोग तत्कालिक कारण पढ़ेंगे। सबसे पहला है राजनीतिक कारण क्या था। देखिए, आपको पहले से पता है कि भारत में ब्रिटेन अपना प्रभुत्व अब धीरे धीरे बढ़ा रहा था, अपने पाँव को पसार रहा था। भारत के लोगों से उसने कई प्रकार के राजनीतिक अधिकार अब छीनने शुरू किए थे, और कई ऐसे महत्वपूर्ण अधिकार थे जो ना तो भारत की जनता को थे और ना ही उस समय के किसी शासक को थे, किसी छोटे छोटे राजा जो थे, ना ही उनमें किसी को प्राप्त थे। तो भेदभाव की जो नीति थी, राजनीति के प्रति जो एक भी अधिकार या बहुत कम अधिकार इनको मिलते थे, इस कारण से भारत में 1857 की क्रांति होती है। समाज कैसा था, तो ब्रिटेन के लोग अपने आप को काफ़ी सभ्य समझते थे, जबकि भारत को काफ़ी नीच, भारतीय को काफ़ी नीच और हेय की दृष्टि से देखते थे। समाज में काफ़ी भेदभाव होता था, इस कारण से भारत में क्रांति होती है।
ब्रिटेन भारत का अधिक से अधिक आर्थिक शोषण कर रहा था। कई प्रकार के अन्य टैक्स भी लाद दिए गए थे जिसकी आवश्यकता उस समय नहीं थी और ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स वसूला जाता था। इस कारण से भारत में आर्थिक आर्थिक कारण बनता है भारत के 1857 की क्रांति का। और चूंकि भारत में अब ईसाई मिशनरियों की घुसपैठ की रही जा रही थी और इन ईसाइयों द्वारा भारतीयों को ईसाई बनाने के लिए प्रलोभन दिया जा रहा था या प्रताड़ित किया जा रहा था। तो ये 4 इम्पोर्टेंट कारण बने 1857 की क्रांति के। किसी प्रकार के राजनीतिक अधिकार नहीं थे, इसलिए समाज में भेदभाव था, इसलिए आर्थिक शोषण हो रहा था, इसलिए 1857 क्रांति होती है। और कई ईसाई मिशनरी भारतीयों को ईसाई बनाना चाहते थे, पश्चिमी सभ्यता का प्रसार करना चाहते थे और धर्म के साथ छेड़छाड़ कर रहे थे, इसलिए भारत में 1857 की क्रांति शुरू होती है। लेकिन इन चारों के अलावा हमें जिसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी है समझना वो है 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। एकदम आप सीधे याद करेंगे 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण था चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। अर्थात बंदूक में जो गोली भरी जाती है, जो कारतूस, उस पर जो शील्ड लगा रहता है, उस पर जो कवर लगा रखा रहता है, उस पर जो चर्बी लगी रहती थी, वहीं इसका कारण बने। आप ऑब्जेक्टिव में क्या याद करेंगे? आप यह याद करेंगे कि 1857 की क्रांति का तत्कालिक कारण क्या था। हम टिक करेंगे चर्बी वाले कारतूस का प्रयोग। होता क्या है देखिए, अंग्रेजों ने पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल, दिसंबर 1956 की ये बात बताई जा रही है कि अंग्रेजों ने पुरानी ब्राउन बेस बंदूक के स्थान पर एक नई एनफील्ड राइफल का प्रयोग शुरू किया, जिसके कारतूस को भरने से पहले उसे दांतों से काटकर अलग करना पड़ता था। जब भारतीय सैनिकों को इस बात का पता लगा कि उस कारतूस के जो ऊपर जो कवर है, जो शील्ड है, उसमें गाय और सुअर दोनों की चर्बी मिक्स मिली जुली है। चूँकि यदि आप हिंदू धर्म के हैं तो आप गाय को नहीं दांतों से काट सकते हैं और आप मुस्लिम धर्म के हैं तो आप सुअर को दांतों से नहीं चबा सकते हैं। यानी कि दोनों धर्म में अपनी अपनी मान्यता है, हम लोग ये बात बहुत सही करेंगे लोग। तो गाय और सुअर दोनों की चर्बी मिक्स होती थी और धार्मिक दृष्टि से दोनों अपराध है दांतों से काटना। इसीलिए कई भारतीय और कई लोग ऐसे थे जिन्होंने उसे दांतों से काटने से इनकार कर दिया, जिसमें पहला नाम मंगल पांडे का ही आता है। तो पहले इसी को हम दोहराएंगे कि कौन सी बंदूक थी। तो ब्राउन बेस बंदूक के जगह पर जो नई बंदूक आई उसका नाम था एनफील्ड राइफल, और जिसमें किसकी चर्बी मिक्स थी? तो जिसमें गाय और सुअर दोनों की चर्बी मिक्स रहती थी। तो अंग्रेज़ों ने पुराने ब्राउन बेस के स्थान पर जो नई एनफील्ड राइफल आई और उसकी जो चर्बी थी, जिसमें गाय और सुअर दोनों का चर्बी मिक्स था, वही क्रांति का तत्कालिक कारण बनता है। वह पहला व्यक्ति जो इसे दांतों से काटने से इनकार करता है वह थे मंगल पांडे। देखिए होता क्या, 29 मार्च 1857, यह डेट आप याद रखेंगे। बैरकपुर जो पश्चिम बंगाल में पड़ता है, उसके 34वीं रेजिमेंट के सिपाही जिनका नाम था मंगल पांडे, उन्होंने पहली बार इस चर्बी वाले कारतूस को दांतों से काटने से इनकार कर दिया। तो अगर पूछा जाए कि मंगल पांडे ने चर्बी वाले कारतूस को दांतों से काटने से कब इनकार किया था, तो हम कहेंगे कि 29 मार्च 1857 को मंगल पांडे 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे। और कहाँ वो तैनात थे? तो बैरकपुर छावनी में, जो कि पश्चिम बंगाल में पड़ता है। मंगल पांडे ने उसे दांतों से काटने से तो इनकार कर दिया, साथ ही साथ विरोध करते क्रम में उन्होंने गोली चला दी और मंगल पांडे ने अंग्रेजी सार्जेंट जो उस समय के जेलर थे हरियूसन, गोली करने कर वो घायल हो गए और बाद में उनकी मृत्यु हो जाती है। हरियूसन की हत्या कर दी। तुरंत इसके कुछ ही समय बाद उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और 8 अप्रैल 1857 को मंगल पांडे को फांसी दे दी जाती है। आप लोग सुने भी होंगे लोग कि 1857 क्रांति के समय पहला फांसी मंगल पांडे को ही दिया गया था उस समय, उस क्रांति के समय, क्योंकि उसका सबसे बड़ा कारण दांतों से चर्बी वाले दर्द उसको दांतों से काटना नहीं बल्कि यह बना हरियूसन की हत्या। तो मंगल पांडे ने 29 मार्च 1857 को बैरकपुर छावनी, जो कि बंगाल के 34वीं रेजिमेंट के सिपाही थे, चर्बी वाले कारतूस को दांतों से काटने से इनकार करते हैं। और इनके इनकार करने के कारण जब ये विरोध करते हैं, विरोध क्रम में गोलीबारी होती है और अंग्रेजी सार्जेंट हरियूसन की हत्या कर देते हैं। आप याद रखेंगे कि मंगल पांडे ने किसकी हत्या कर दी थी? तो हरियूसन की। और मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? तो ये तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। 8 अप्रैल 1857 को। 29 मार्च को इन्होंने इनकार किया और 8 अप्रैल 1857 को इन्हें फांसी दे दी गई। ये बात यहीं पर आई गई रह गई।
मंगल पांडे के फांसी दे दी गई। 1857 की क्रांति की पृष्ठभूमि यहीं से शुरू होती है। अब धीरे धीरे जो सिपाही कहीं कहीं तैनात थे, वे सिपाही अपने आप को संगठित करने लगे और वो सोचने लगे कि क्यों ना हम लोग मिलकर एक क्रांति की शुरुआत करें। और चूँकि यह भी था कि उस समय हर 5 इंडियन सिपाही पर एक अंग्रेज सिपाही होता था, तो उसकी भी संख्या कम हुआ करती थी। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना हम लोग खुद से विद्रोह शुरू करें और इन अंग्रेज़ों को मारकर भगा दें। इसीलिए 10 मई 1857 को उत्तर प्रदेश के मेरठ से 1857 के विद्रोह की शुरुआत होती है। पहले यह तिथि निर्धारित की गई थी 31 मई, लेकिन शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। एक कहानी आपको हम और बताना चाहेंगे कि आखिर में कैसे पता चला कि ये चर्बी वाले कारतूस की कहानी क्या है। कहा जाता है कि पश्चिम बंगाल में एक जगह है दमदम, कलकत्ता के निकट पड़ता है। दमदम से पहली बार लोगों को यह बात कि दमदम से इस बात की हवा उठनी शुरू होती है कि जो नई राइफ़ल आई है एनफील्ड राइफ़ल, उसमें जो कारतूस भरा जाएगा उसमें गाय और सूअर दोनों की चर्बी मिक्स होगी। दमदम से निकल कर यह बात बहरामपुर आती है, बहरामपुर से निकल कर यह बात बैरकपुर छावनी तक आती है और धीरे धीरे यह बात पूरे भारत में फैल जाती है और सभी सिपाहियों को इस बात का पता चल जाता है कि उसमें जो चर्बी है वो गाय और सूअर दोनों की चर्बी मिक्स है। तो इस प्रकार ये क्रांति की पृष्ठभूमि होती है। बहरहाल क्रांति की शुरुआत कब होती है तो 10 मई 1857 को। 3 डेट आपको याद करना था। मंगल पांडे ने कब विरोध किया था? 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। और 1857 की क्रांति की शुरुआत, ये सबसे इम्पोर्टेंट डेट, 10 मई 1857 को मेरठ से 1857 के क्रांति की शुरुआत होती है। मेरठ के सिपाही विद्रोह करते हैं, मेरठ को अपने कब्जे में ले लेते हैं और मेरठ के सिपाहियों ने विद्रोह करके मेरठ को कब्जे में लिया और वहाँ से वो दिल्ली कूच कर जाते हैं। दिल्ली को जीत कर दिल्ली के शासक यानी तत्कालीन मुगल काल के शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेतृत्व का नेता घोषित करते हैं। खैर बहादुर शाह जफर काफ़ी बूढ़े हो चुके थे, लेकिन यदि पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का मुख्य नेतृत्वकर्ता भारत में कौन थे तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे। हालांकि उनके सेनापति बख्त खां इसका नेतृत्व कर रहे थे। लेकिन 31 सितंबर 1857 को दिल्ली पर पुनः अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। यह क्रांति शुरू हुआ मेरठ से बढ़कर दिल्ली आया। दिल्ली के शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना नेता चुना गया। यह क्रांति अब धीरे धीरे मेरठ से निकलकर दिल्ली से निकलकर आगरा, लखनऊ, कानपुर, फतेहपुर, इलाहाबाद, झांसी, जगदीशपुर, पटना, पूरे भारत में फैल जाती है। पूरे उत्तर भारत के सिपाही विद्रोह करना शुरू करते हैं, लेकिन अंग्रेज इसको दबा देते हैं। खैर अलग अलग जगह पर अलग अलग व्यक्ति इसका नेतृत्व करते हैं और अलग अलग अंग्रेज के कप्तान इसको दबा देते हैं। देखिए अब हम लोगों के सामने कुछ चार्ट बना हुआ है। लिखा है एक तरफ स्थान, एक तरफ नेतृत्वकर्ता और एक तरफ अंग्रेज। अर्थात किस स्थान पर 1857 की क्रांति का नेतृत्व किन्होंने किया था। और थोड़े बहुत अंग्रेज के नाम भी हमको याद करना पड़ेगा। जैसे दिल्ली, मुख्य नेतृत्व दिल्ली से ही शुरू हुआ। दिल्ली से जो 1857 की क्रांति का नेतृत्व कर रहे थे वो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे और इनका सामना अंग्रेजी कप्तान निकलसन से हुआ और निकलसन ने बहादुर शाह जफर द्वितीय को पराजित कर दिया। इन्हें ले जाकर म्यांमार की राजधानी रंगून के जेल में भर दिया गया, बंद कर दिया गया, जहाँ 1862 में इनकी मृत्यु भी हो जाती है। तो 1857 की क्रांति का नेतृत्व दिल्ली में किसने किया था तो बहादुर शाह जफर द्वितीय ने। अब है 1857 की क्रांति का नेतृत्व कानपुर में किसने किया तो कानपुर में 2 व्यक्ति थे, एक नाना साहेब और एक तात्या टोपे। नाना साहेब का मूल नाम धोधू पंत भी है। कभी कभी पूछा जाता है कि निम्न में से किसका मूल नाम धोधू पंत है तो धोधू पंत नाना साहेब का भी मूल नाम है, नाना साहेब का ही मूल नाम है। तो कानपुर से 2 व्यक्ति नेतृत्व कर रहे थे 1857 की क्रांति का और यह भी नाना साहेब जो अवध के अंतिम नवाब, अब यूपी में कह दीजिए तो ये आप यह भी कह सकते हैं कि नाना साहेब भी एक दत्तक पुत्र थे। दत्तक पुत्र का मतलब यह है कि जिस राजा की अपनी संतान न हो और यदि वह किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी संतान मानकर अपना राज्य भार उसको सौंप देता है तो अंग्रेज़ों ने एक नीति लागू की थी, राज्य हड़प नीति। उस राज्य हड़प नीति जिसे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स भी कहा जाता है, आप याद रखेंगे। राज्य हड़प नीति या डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स 1848 ईस्वी में पारित हुआ था और इस नीति के तहत यदि राजा का अपना पुत्र नहीं है और राजा ने किसी दूसरे व्यक्ति को अपना पुत्र मान लिया है और किसी दूसरे बच्चे को मानकर अपना कार्यभार सौंपा तो वह राज्य स्वतः अंग्रेज सरकार के पास चली जाती थी।
स्वतः अंग्रेज़ सरकार के पास चली जाती थी। इसी क्रम में आपने यह झांसी की कहानी सुनी होगी। झांसी रानी लक्ष्मीबाई के कोई पुत्र नहीं था, इसलिए झांसी को भी राज्य हड़प नीति के तहत मिला लिया गया। कानपुर की भी वही कहानी थी कि नाना साहेब दत्तक पुत्र थे, इसलिए उनको भी अपने राज्य के लिए संघर्ष करना पड़ा। तो कानपुर से नाना साहेब और तात्या टोपे नेतृत्व कर रहे थे। दिल्ली से बहादुर शाह जफर द्वितीय, फतेहपुर से अजीमुल्लाह नेतृत्व कर रहे थे। लखनऊ से एक महिला थी जिनका नाम है बेगम हजरत महल, यह नेतृत्व कर रही थी। इलाहाबाद से लियाकत अली खान ने 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया। झांसी से अनफॉरगेटेबल रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया था। इनका सामना जनरल ह्यूरोज से हुआ था और ह्यूरोज ने अपनी आत्मकथा में लिखी थी कि भारत में हर सोई हुई स्त्री एक कहीं जागे हुए पुरुष के समान है और वो कभी भी किसी को भी हरा सकती है। ये बात उन्होंने उनके इस प्रशंसा में कही थी। तो रानी लक्ष्मीबाई की लड़ाई ह्यूरोज से हुई थी, या पूछा जाएगा कि 1857 की क्रांति में रानी लक्ष्मीबाई का सामना किससे हुआ था, तो जनरल ह्यूरोज से हुआ था। बहरहाल बिहार के जगदीशपुर से नेतृत्व कर रहे थे वीर कुंवर सिंह। यह भी काफ़ी बूढ़े थे, लेकिन इनकी प्रशंसा जितनी की जाए उतनी कम है। 80 वर्ष की उम्र में भी इन्होंने अपने किले को अंग्रेज़ों के हाथ में जाने नहीं दिया। जगदीशपुर तो जगदीशपुर है, या यूपी के आजमगढ़ तक लड़ते हुए चले गए थे और वहाँ अंग्रेज़ों को धूल चटा दी थी। अपना किला तो उन्होंने अंग्रेज़ों के हाथ में जाने नहीं दिया, लेकिन चूंकि ये लड़ते हुए इतने घायल हो चुके थे कि इनकी मृत्यु घायल होने के कारण हो जाती है। तो जगदीशपुर पूछे या बिहार पूछे तो बिहार में 1857 की क्रांति का नेतृत्व वीर कुंवर सिंह ने किया था। पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व पीर अली ने किया था। प से पटना, प से पीर अली। बरेली में खान बहादुर खान ने किया था। फैजाबाद में मौलवी अब्दुल्ला ने किया था, जबकि मेरठ में कदम सिंह ने। मेरठ इसलिए भी याद करना है क्योंकि 1857 की क्रांति की शुरुआत 10 मई 1857 को मेरठ से ही हुई थी। एक बार दोहरा देते हैं लोग। हमने यह देखा कि अंग्रेज़ों ने राज्य हड़प नीति लागू की थी 1848 में, और इस नीति के तहत किसी भी दत्तक पुत्र के तहत अगर राज्य चलाया जा रहा है तो राज्य स्वतः अंग्रेज हड़प कर लेती थी, अपने में मिला लेती थी। झांसी कानपुर को इसी तरह मिलाया गया और ये क्रांति 1857 की क्रांति उग्र रूप में शामिल आई। देखिए, दिल्ली से आपको याद क्या क्या करना है। दिल्ली बहादुर शाह जफर द्वितीय, कानपुर नाना साहेब और तात्या टोपे, इलाहाबाद लियाकत अली खान, इलाहाबाद से लियाकत अली खान, और इनका सामना जनरल नील से हुआ था। झांसी सबसे इंपॉर्टेंट रानी लक्ष्मीबाई, और पहले से याद होगा जनरल ह्यूरोज से सामना हुआ था। बिहार जगदीश कुंवर सिंह या वीर कुंवर सिंह। पटना से पीर अली। ये यानी दिल्ली, कानपुर, इलाहाबाद, झांसी और बिहार के दोनों, ये आप लोगों को कम से कम ज़रूर याद होना चाहिए था। ये क्रांति अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के द्वारा संचालित होती है। ये आपने अभी देख लिया कि 1857 की क्रांति शुरू तो होती है, लेकिन अलग अलग राज्य, अलग अलग राजाओं के द्वारा अलग अलग सेनापति अंग्रेज लड़ते हैं और वे इन सभी राजाओं को हरा देते हैं। कोई भी राजा अंग्रेज़ों को लगभग हराने में सक्षम नहीं हो पाता है। जो हराए भी थे वे उनकी मौत, जैसे कि जगदीश कुंवर सिंह जीत तो गए थे, लेकिन घायल होने के कारण उनकी मृत्यु होती है। बहादुर शाह जफर के साथ क्या हुआ देखिए। बहादुर शाह जफर को तो मुख्य नेता मान लिया गया, लेकिन बाद में जब अंग्रेज़ों ने उन्हें हरा दिया तो बहादुर शाह जफर को पकड़कर म्यांमार की राजधानी रंगून के जेल में भेज दिया गया, जहां 1862 में उनकी मृत्यु हो गई स्वतः। और मुगल काल के अंतिम शासक बहादुर शाह जफर द्वितीय की कहानी यहीं पर समाप्त होती है। उन्हें वहीं दफना दिया गया। वीरतापूर्वक अंग्रेज़ों से लड़ते हुए रानी लक्ष्मीबाई की मृत्यु हो जाती है ग्वालियर में 17 जून 1858 को जनरल ह्यूरोज के द्वारा। हाथों यह भी मारी जाती हैं। नाना साहब और बेगम हजरत महल, ये दोनों नेपाल भाग जाते हैं लोग, और उसके बाद इनका कोई पता नहीं चलता है इनके साथ क्या हुआ, कौन सी घटना हुई। ये दोबारा भारत आते भी नहीं है शायद। विद्रोह को दबाने में पटियाला, ग्वालियर, हैदराबाद, सिंध और नेपाल के शासकों ने अंग्रेज का साथ दिया था। देखिए, भारत सरकार के हारने का या 1857 की क्रांति की असफलता के एक नहीं अनेकों कारण हैं। जैसे नेतृत्व का अभाव था। बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि इतने बूढ़े थे, उनको पूरे क्रांति का नेतृत्व सौंपना या कुछ हद तक सही नहीं लगा, क्योंकि वो खुद बूढ़े थे तो वो अपना शरीर संभाल नहीं पाते थे, तो इतनी बड़ी क्रांति को वो कैसे संभालेंगे। दूसरी बात, कोई भी राजा अपने अपने राज्य को बचाने के लिए लड़ रहा था। जैसे बहादुर शाह जफर दिल्ली बचा रहे थे, लक्ष्मीबाई झांसी के लिए लड़ रही थी, तात्या टोपे अपने राज्य के, नाना साहेब कानपुर के लिए लड़ रहे थे, कदम सिंह मेरठ के लिए लड़ रहे थे। जितने भी शासक थे, जो भी नेतृत्व कर रहे थे, वे अपने अपने क्षेत्र को बचा रहे थे अंग्रेज़ों से। शायद ये शासक मिलकर अंग्रेज़ों के साथ लड़े रहते तो 1857 की क्रांति हम लोग उसी समय फतह कर जाते। इसके अतिरिक्त किसानों ने 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया। शिक्षित वर्ग इस क्रांति से दूर रहा।
शिक्षित वर्ग ने ना ही राजा का साथ दिया, ना ही सेना का साथ दिया और ना ही अंग्रेज़ों का साथ दिया। इसके अतिरिक्त अंग्रेज़ों को साथ किसका मिला? तो पटियाला, ग्वालियर, हैदराबाद, सिंध, नेपाल के साथ साथ सिख ने भी और मराठों ने भी अंग्रेज़ों का साथ दिया था, क्योंकि सिख मुग़ल काल से मुग़ल और सिख में लड़ाई चल रही थी और इधर मुग़ल थे तो सिख अंग्रेज़ की तरफ चले गए। इन सभी कारणों से 1857 की क्रांति पूरी तरह से असफल रही। और अगर मुख्य कारण पूछा जाए तो लोगों में एकता की कमी थी, जिस कारण से 1857 की क्रांति पूरी तरह से असफल रही। मुख्य नेतृत्वकर्ता पूछा जाए, भारत के तरफ से तो बहादुर शाह जफर द्वितीय थे, लेकिन अंग्रेज़ की तरफ से पूछा जाए तो आप याद रखेंगे कैंपवेल को 1857 की क्रांति का मुख्य विरोधी माना जाता है अंग्रेज़ सरकार की तरफ से। यानी वह व्यक्ति जो अंग्रेज़ सरकार का नेतृत्व कर रहा था उसका नाम था कैंपवेल मुख्य, और भारत के तरफ से बहादुर शाह जफर द्वितीय, और अलग अलग तो हमने पढ़ ही लिया। अब है कि 1857 की क्रांति का परिणाम क्या निकला। देखिए, विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 आया। तुरंत जैसे ही क्रांति समाप्त होती है एक नया अधिनियम भारत में पारित होकर चला आता है। इंग्लैंड की संसद से यह कानून पारित होता है और भारत में आता है, और इसके तहत भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया। कहने का मतलब कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त होता है और यहाँ से भारत का शासन सीधे ब्रिटिश सरकार अर्थात क्राउन अर्थात ब्रिटेन की संसद को सौंप दिया जाता है। महारानी विक्टोरिया को भारत की महारानी यानी सम्राज्ञी घोषित किया जाता है, और ब्रिटिश मंत्रिमंडल में भारत सचिव यानी कि भारत मंत्री का एक नया पद प्रारंभ होता है। देखिएगा, यह भारत सचिव या भारत मंत्री का जो पद था उस पर कोई भारतीय नहीं बल्कि अंग्रेज ही नियुक्त होता था, तथा इस प्रकार प्रथम जो भारत सचिव बनाए गए उनका नाम था लॉर्ड स्टैनली, तथा भारत सचिव अपने 15 सदस्य भारत परिषद के द्वारा भारत का शासन देखता था। इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य होते थे जो भारत में शासन देखते थे। तो 1858 के अधिनियम के तहत क्या बातें हुई? पहला बात यह हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ और शासन दे दिया गया ब्रिटेन की संसद को। महारानी किसे घोषित किया गया? तो ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित की गई, और पहला भारत सचिव का एक नया पद शुरू हुआ। इससे पहले वायसराय गवर्नर होते थे, लेकिन भारत सचिव का एक नया पद हुआ जिस पर अंग्रेज ही नियुक्त होता था, और लॉर्ड स्टैनली पहला भारत सचिव बना जिसकी सहायता 15 सदस्यीय लोग करते थे जो भारत में शासन देखता था। 1858 के अधिनियम के तहत एक और बातें हुई। इस दौरान गवर्नर जनरल का नाम बदल दिया गया। गवर्नर जनरल का नाम बदल कर वायसराय कर दिया गया, और एक नया वायसराय बना जिसका नाम था लॉर्ड कैनिंग। या फिर यह पूछा जाए कि 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग ही था। गवर्नर जनरल का नाम 1858 के अधिनियम के तहत बदलकर वायसराय कर दिया गया। देखिए, कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं, जैसे 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम किसने कहा है? वीडी सावरकर एक इतिहासकार है जिन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है। अर्थात इतनी बड़ी क्रांति जो भारत में पहली बार हुई, इसीलिए उन्होंने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा। यदि आपसे पूछा जाए कि किस व्यक्ति ने या फिर किसने 1857 की क्रांति को भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहा है, तो वो वीडी सावरकर थे। अगर यह पूछा जाए कि 1857 की क्रांति का चिन्ह क्या था, तो कमल और रोटी 1857 की क्रांति के मुख्य चिन्ह थे या प्रतीक थे, जिसके तहत इस क्रांति को पूरे भारत में प्रसारित किया गया था। यही प्रतीक बना था। वह उर्दू कवि जिसने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा था उसका नाम था मिर्ज़ा गालिब। नाम आपने सुना होगा। तो किस कवि ने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा है? तो मिर्ज़ा गालिब ने। और वह व्यक्ति कौन था जिसने यह कहा कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय विद्रोह नहीं थी? वे थे आरसी मजमूदार। तो 4 ऑब्जेक्टिव। किसने कहा कि यह भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम है? बीडी सावरकर। क्रांति का चिन्ह क्या था? कमल और रोटी। वह उर्दू कवि जिसने 1857 की क्रांति को अपनी आंखों से देखा, वो थे मिर्ज़ा गालिब। और किसने कहा कि 1857 की क्रांति एक राष्ट्रीय क्रांति या राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है? तो आरसी मजमूदार थे जिन्होंने कहा था कि यह क्रांति या यह विद्रोह भारत का राष्ट्रीय विद्रोह नहीं है। इसके अलावा 2-3 सवाल आपको और याद करने हैं। क्रांति की शुरुआत होती है 10 मई 1857 को। कहाँ से? तो मेरठ से। शुरुआत कब होनी थी? 31 मई 1857 को। क्रांति का मुख्य नेतृत्वकर्ता भारत के तरफ से बहादुर शाह जफर द्वितीय, अंग्रेज़ों की तरफ से बार बार दोहरा रहे हम कैंपवेल।
कैंपबेल थे अंग्रेज़ों की तरफ से, जिसने मुख्य क्रांति का नेतृत्व किया था। मंगल पांडे ने विद्रोह कब किया? 29 मार्च 1857 को। मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 8 अप्रैल 1857 को। अब हम लोगों को कुछ टॉपिक गवर्नर या गवर्नर जनरल से पढ़ना है। देखिए, भारत में जब शासन शुरू होता है अंग्रेज़ों का, तो अंग्रेज एक व्यक्ति को नियुक्त करते थे जो पूरे भारत का सबसे प्रमुख होता था, एक प्रमुख पद होता था जो पूरे भारत में शासन को देखता था, सबसे ऊपर होता था, जिसे पहले कभी गवर्नर जनरल कहा गया। चूँकि अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल को जीता था, तो इसलिए अंग्रेज़ों ने सबसे पहले बंगाल में गवर्नर नियुक्त किया। तो हमसे पूछा जाएगा कि बंगाल का प्रथम गवर्नर कौन था? तो बंगाल के प्रथम गवर्नर थे रॉबर्ट क्लाइव। यदि पूछा जाए कि बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे, तो वो देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ था 1773 में, और इसी एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा, यानी फिर नाम बदल जाता है। और 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार बंगाल का पहला गवर्नर जनरल पूछे, देखिए लिखा है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार बंगाल के गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इससे पहले बंगाल पर सबसे पहले उन्होंने जब अधिकार किया था तो केवल बंगाल का गवर्नर कहलाता था, और रॉबर्ट क्लाइव पहले गवर्नर हुए। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, और इस एक्ट के तहत नाम बदलकर गवर्नर को अब गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार बंगाल का जो पहला गवर्नर बनते हैं वो बनते हैं वारेन हेस्टिंग्स। तो बंगाल का पहला गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव और पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स बनते हैं। अगर यह पूछा जाए तो रॉबर्ट क्लाइव बने थे 1765 में। नेक्स्ट, 1764 के बक्सर के युद्ध के बाद। आगे लिखा हुआ है कि बंगाल का जो अंतिम गवर्नर जनरल था वो लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। ये अंतिम क्यों थे? क्योंकि इसके बाद 1833 में आता है चार्टर एक्ट, और इस चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के गवर्नर को अब भारत का गवर्नर कहा जाने लगा। यानी बंगाल से शासन हटकर पूरे भारत पर चढ़ जाता है, और बंगाल का गवर्नर जनरल अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगता है। इस प्रकार भारत का पहला और बंगाल का अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक बनते हैं। तो यदि पूछा जाए कि बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे, तो रॉबर्ट क्लाइव। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो वारेन हेस्टिंग्स। और बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल और भारत के पहले गवर्नर जनरल वो बनते हैं लॉर्ड विलियम बेंटिक 1833 में। तीनों मेरे ख्याल से आपको एकदम कंठस्थ हो गया होगा। 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बंगाल के अंतिम गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। इस प्रकार लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत के पहले गवर्नर जनरल बनते हैं। अब 1857 की क्रांति के बाद आता है 1858 का एक्ट। भारत का प्रथम वायसराय 1858 के एक्ट के तहत लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। अभी हमने पढ़ा था कि गवर्नर जनरल को 1858 के एक्ट के तहत वायसराय कहा जाने लगा। इस प्रकार भारत का प्रथम वायसराय बनते हैं लॉर्ड कैनिंग, जो 1857 की क्रांति के समय भी थे। समय है 1858। अगर पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय कौन था, तो 1947 के जब आज़ादी भारत की हो रही थी उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन। अगर पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम आज़ादी के बाद या अंतिम गवर्नर जनरल, क्योंकि इसके बाद गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है आज़ादी के बाद, तो स्वतंत्र भारत का प्रथम या भारत का अंतिम गवर्नर जनरल, या पूछा जाए भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल, या पूछा जाए भारत का अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल, वो थे सी राजागोपालाचारी। तो गवर्नर जनरल या वायसराय दोनों एक पद होता था। आप यह समझ सकते हैं कि ये राष्ट्रपति के समकालीन आप मान सकते हैं। तो यदि पूछा जाए कि भारत का अंतिम गवर्नर जनरल या वायसराय, तो वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। लेकिन यदि पूछा जाए कि स्वतंत्र भारत का प्रथम या अंतिम गवर्नर जनरल, तो वो सी राजागोपालाचारी थे। लेकिन यदि पूछा जाए कि भारतीय अंतिम, तब भी सी राजागोपालाचारी ही होंगे, और इसके बाद वायसराय या गवर्नर जनरल का पद समाप्त हो जाता है। यह टॉपिक, यह चैप्टर यहीं पर समाप्त हुआ। अब आप इस वीडियो को अच्छे से देखें, एक बार देखें, दो बार देखें। अब यहाँ से आपका टॉपिक बहुत अच्छा शुरू होगा, और ये आपके कंपटीशन में भी काफ़ी लाभदायक होगा। तो यदि वीडियो पसंद आए तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और आपके कमेंट की और लाइक की हमें प्रतीक्षा रहती है। तो चलिए मिलते हैं लोग अब अगले वीडियो में 12वां लेसन में। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें। धन्यवाद।